आज से करीब 1500 साल पहले की बात है। उस ज़माने में आज के पटना शहर को पाटलिपुत्र कहते थे। यह बहुत बड़ा नगर था। नगर में बहुत से बाग बगीचे थे। फूलों की अधिकता के कारण इस नगर को कई लोग कुसुमपुर भी कहते थे। पाटलिपुत्र नगर नंद, मौर्य और गुप्त सम्राटों की राजधानी रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय भी पटना से ज़्यादा दूर नहीं था। देश के ही नहीं, दूसरे देशों के विद्यार्थी भी विशेष अध्ययन के लिए नालंदा और पाटलिपुत्र आते थे। उस समय पाटलिपुत्र नगर ज्योतिष के अध्ययन के लिए मशहूर था। इसी नगर की बात है। उस दिन सवेरे से ही नगर में काफ़ी चहल पहल थी। गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम की ओर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। उस दिन सूर्य को ग्रहण लगने वाला था। भरी दोपहरी में धरती पर अंधकार छा जाने वाला था। ब्राह्मण पुरोहित लोगों को बता रहे थे, राहु नाम का राक्षस सूर्य को निगल जाता है और तब ग्रहण लगता है। ग्रहण के समय उपवास रखो, खूब दान पुण्य करो, तभी इस राक्षस के चंगुल से सूर्य देवता को जल्द से जल्द मुक्ति मिल पाएगी। सभी और आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, दे दान तो छूटे गिरान। लोग डरे हुए थे। मगर पाटलिपुत्र नगर से थोड़ी दूर के एक आश्रम में कुछ दूसरा ही माहौल था। आश्रम एक टीले पर था। वहाँ भी बड़ी चहल पहल थी। टीले पर बसे उस आश्रम के लंबे चौड़े आंगन में तांबे, पीतल और लकड़ी के तरह तरह के यंत्र रखे हुए थे। यह एक वेधशाला थी। उस दिन उन यंत्रों के इर्द गिर्द कई प्रसिद्ध ज्योतिषी और बहुत से विद्यार्थी इकट्ठे हुए थे। वहाँ के ज्योतिषियों ने हिसाब लगाकर पहले से ही भविष्यवाणी की थी कि ठीक किस समय ग्रहण लगेगा, कहाँ कहाँ दिखाई देगा और कितने समय तक रहेगा। आज उन्हें देखना था कि उनका हिसाब ठीक निकलता है या नहीं। कुछ आचार्य और विद्यार्थी चर्चा कर रहे थे कि ग्रहण क्यों लगता है। कुछ कह रहे थे, धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ग्रहण के समय राहु का नाम का राक्षस सूर्य और चंद्र को निगलता है। वहीं पर एक तरुण विद्यार्थी ऐसा भी था जो अपने साथी विद्यार्थियों को समझा रहा था। पृथ्वी की बड़ी छाया जब चंद्र पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। इसी प्रकार चंद्र जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तो वह सूर्य को ढक लेता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। आज भी ऐसा ही होने वाला है। कोई राहु नाम का राक्षस सूर्य को निगल जाता है। ये तो बस कहने की बातें हैं। ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले उस तरुण पंडित का नाम था आर्यभट्ट। भट्ट का मतलब है योद्धा। सचमुच ही आर्यभट्ट परंपरागत गलत मान्यताओं के खिलाफ जीवन भर लड़ते रहे। बचपन से ही वे तेज बुद्धि के थे। गणित एवं ज्योतिष के अध्ययन में उनकी गहरी रुचि थी। आर्यभट्ट आंख मूंद कर पुरानी गलत बातें मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे और अपने विचार बेहिचक प्रस्तुत कर देते थे। उन्होंने पृथ्वी की गति के बारे में अपने विचार खुलकर जाहिर किए। आर्यभट्ट हमारे देश के पहले ज्योतिषी थे जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। स्थिर तो आकाश का तारामंडल है, तो फिर आकाश के तारे हमें चक्कर लगाते क्यों दिखाई देते हैं? पृथ्वी के चक्कर लगाने का पता हमें क्यों नहीं चलता? आर्यभट्ट का उत्तर था, समझ लो कि एक नदी में नाव है, वह धारा के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। तब उसमें बैठा हुआ आदमी किनारे की स्थित वस्तुओं को उल्टी दिशा में जाता हुआ अनुभव करता है। उसी तरह आकाश के तारों की बातें हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसके साथ हम भी घूमते रहते हैं, इसलिए आकाश का स्थिर तारामंडल हमें पूर्व से पश्चिम की ओर आता जान पड़ता है। दरअसल तारामंडल स्थिर है, पृथ्वी ही अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। आर्यभट्ट के साथ हमारे देश में गणित ज्योतिष के अध्ययन की एक नई स्वस्थ परंपरा शुरू हुई थी, मगर बाद में हमारे देशवासियों ने आर्यभट्ट और उसके आर्यभट्टीय ग्रंथ को लगभग भुला दिया था। आर्यभट्टीय ग्रंथ पिछले करीब 1000 वर्षों से उत्तर भारत में उपलब्ध नहीं था। महाराष्ट्र के विद्वान डॉक्टर भाऊ दाजी ने 1864 ईस्वी में मलयालम लिपि में आर्यभट्टीय को ताड़पत्र पोथियाँ खोजी और इनका विवरण प्रकाशित किया। बहुत से लोगों को तो इस महान गणितज्ञ ज्योतिषी के बारे में पहली बार उस समय जानने को मिला जब भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट को आर्यभट्ट नाम दिया गया और उसे 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया। आर्यभट्ट प्राचीन भारतीय विज्ञान का सबसे चमकीला सितारा थे और हैं, हमेशा रहेंगे।